Hello everyone, welcome to class 10 of CSAT practice series, a series which you cannot miss. Why? बेटा यूपीएससी ने पिछले 10 सालों में जितने भी एग्जाम्स लिए हैं, चाहे एनडीए का हो, सीएपीएफ का हो, एपीएफसी का हो, सीडीएस का हो, सीसैट का हो, उन सारे पेपर्स में जो जो सवाल पूछे हैं उन सबको थरली एनालाइज करके बेस्ट क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाए हैं जो हम इस सीरीज में कवर करेंगे। और बिलीव मी, इस सीरीज की हर क्लास आपको सीसैट क्वालिफाई की ओर लेकर जाएगी। तो बेटा एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम के कुछ सवाल करेंगे जो कि लॉजिक बेस्ड है, और हम करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, और हम करने वाले हैं कैलेंडर रेपिटेशन का कॉन्सेप्ट। बेटा एक सवाल से पूरा कैलेंडर रेपिटेशन सिखाऊंगी, उसके बाद भले ही एग्जामिनर कोई भी सवाल पूछ ले आप बिल्कुल नहीं चूकोगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, आउट ऑफ द 6 डिजिट्स 1 2 3 4 5 एंड 6 हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स। बेटा एकदम लॉजिक पे बेस्ड सवाल है। ये होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से हमें गिनने हैं कि कितने 2 डिजिट नंबर्स बनेंगे इन 6 डिजिट्स को यूज करके, प्रोवाइडेड कि रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, इस बात को ध्यान देना है। तो बेटा कैसे करेंगे, हमें 2 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। ठीक बात, मान लो एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है, और कौन सी डिजिट से बनाने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो बेटा यहां पर मैंने ये लिख लिया, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6। अब आप एक बात समझो, मैं कहती हूं कि यहां पर मैंने 1 रख दिया, तो बेटा यहां पर क्या क्या डिजिट्स आ सकती हैं? इसमें से हमें कहा है कि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, तो अगर यहां पे मैंने 1 फिक्स किया है तो यहां पर 1 नहीं आ सकता। क्या आ सकता है? 1 के साथ 2 आ सकता है, 12 बन जाएगा, 3 आएगा 13 बन जाएगा, 4 आएगा 14 बन जाएगा, 5 आएगा 15 बन जाएगा, 6 आएगा तो 1 6 16 बन जाएगा। तो बेटा कितने 2 डिजिट नंबर्स बने? 1 2 3 4 5, 5 2 डिजिट नंबर्स बने। अब अगर मैं इस प्लेस पे, 10th प्लेस पे 2 को फिक्स कर देती हूं, तो 2 के साथ मैं कौन कौन सी डिजिट्स यहां पर ले सकती हूं? मैं 2 के साथ 1 ले सकती हूं, 21 बन गया। मैं 2 के साथ 3 ले सकती हूं, 2 के साथ 2 नहीं लूंगी क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। 2 के साथ 3 ले सकती हूँ, 4 ले सकती हूँ, 5 ले सकती हूँ, 6 ले सकती हूँ। तो बेटा 2 के साथ भी 1 2 3 4 5, इसमें से मैं 5 डिजिट्स ले सकती हूँ, तो 5 नंबर्स बन गए। ठीक बात। तो कुल मिला के आप समझो कि 1 फिक्स किया यहां पर, तो 5 डिजिट्स ले सकती हूं, 1 को छोड़ के बाकी 5, तो 5 नंबर्स बनेंगे। 2 लेती हूं यहां पर, तो भी 5 डिजिट्स ले सकती हूं, 2 को छोड़ के बाकी की 5, तो भी 5 नंबर बनेंगे। बेटा यहाँ की हर एक डिजिट से इसको यूज करते हुए 5 नंबर्स बनेंगे। ये टोटल 6 डिजिट्स हैं। तो यहां पर हम 5 डिजिट्स ही ले सकते हैं, तो 6 इंटू 5 30, टोटल 30 नंबर्स बनेंगे। ऑप्शन सी है करेक्ट। ठीक बात। बेटा इस प्लेस पे हम 6 में से कोई भी एक डिजिट ले सकते हैं, लेकिन जो डिजिट यहां पे ले ली उस डिजिट को छोड़ के बाकी 5 डिजिट्स हम यहां पर ले सकते हैं। तो 6 इंटू 5 30 2 डिजिट नंबर्स बनेंगे विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स। किस तरह से बनेंगे आपको कॉन्सेप्ट से भी समझा दिया है कि 1 के साथ 5 यहां से डिजिट्स ली तो 5 नंबर, 2 के साथ 5 डिजिट्स ली 5 नंबर, इस तरीके से 3 के साथ भी 5 नंबर, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी, 6 के साथ भी। 5 को 6 बार ऐड करूं या 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूं, एक ही बात है। ठीक बात। बेटा अगर यहां पे कह देता कि रेपिटेशन अलाउड है, तो क्या होता? अगर रेपिटेशन अलाउड होता तो यहां पे भी 6 डिजिट्स हैं, यहां पर भी 6 डिजिट्स हैं, फिर मैं कहती 6 इंटू 6 36, यानी कि हम वो 6 2 डिजिट नंबर्स भी ले लेते जो हमने यहां पर छोड़े हैं। कौन से 6? 1 1 11, 2 2 22, 3 3 33, 4 4 44, 5 5 55,
6666। वो 6 नंबर्स भी ले लेते अगर रेपिटेशन अलाउड होता, तो उस केस में 36 हमारा आंसर होता। ठीक बात। तो बेटा ये बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, बस फर्क इतना है कि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते और ऐसे सवाल वो या तो गलत कराते हैं या छोड़ आते हैं। लेकिन आज के बाद ऐसा सवाल आप बिल्कुल नहीं छोड़ के आओगे, क्योंकि बहुत ही आसान है। उम्मीद करती हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अगला सवाल करते हैं। बेटा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का सवाल है। हमें दिया है कि अगर a की पावर b बराबर है b की पावर a के, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इनमें से क्या होगी। यानी कि इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है इसको यूज करते हुए। कैसे करेंगे बेटा, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, उनकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से वो फॉर्मूलाज आते हैं। तो ये सवाल बहुत ही आसान है। हमें क्या एक्सप्रेशन दिया है, हमें दिया है a इंटू a बाई b टू द होल पावर a बाई b अपॉन a टू द पावर a बाय b। ठीक बात है। इसको सिंप्लीफाई करना है। हिंट क्या दिया है, हिंट दिया है कि a की पावर b बराबर है b की पावर a के। बेटा यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे a की पावर b है तो ये इस तरफ जाएगी तो 1 अपॉन में चली जाएगी, यानी कि a बराबर हो जाएगा b की पावर a इंटू 1 बाय b। यहाँ पे जो b है वो इधर आएगा, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन b हो जाएगा। तो बेटा a हो जाता है b की पावर a बाय b। ठीक बात है। अब बेटा ये कहां से आया, ये कहां से आया। अगर मैं कहती हूं मान लो कि 2 का क्यूब है 8, यानी कि 2 को अपने आप से मल्टीप्लाई करते हैं टोटल 3 टाइम्स तो 8 आता है। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक बात है। ये होता है 8 के बराबर। तो बेटा 2 जो है वो होगा 8 की पावर 1 बाय 3। पावर 1 बाय 3 का मतलब क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 2 होगा। ठीक बात है। जो यहाँ पे पावर 3 है वो इधर जाके पावर में 1 अपॉन 3 हो जाती है। 8 का क्यूब रूट 2 है, इसका मतलब ये है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 8 आता है। उसी तरीके से यहाँ पे a की पावर b बराबर है इसके, यानी कि a को b टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। या मैं कहूं इसका b की पावर a का बीएथ रूट, b की पावर a का बीएथ रूट जो है वो है a। ठीक बात है। बीएथ रूट का मतलब पावर में 1 अपॉन b। ठीक बात है। तो बेटा इस तरीके से इन चीजों को समझना है। अब आप देखो कि यहां पर एक्सप्रेशन क्या दिया है, a इंटू ए बाई बी टू द पावर a बाई b। बेटा यहाँ पे मुझे a की वैल्यू ये मिल गई है। यहाँ पर आप अगर a की वैल्यू डाल दो, क्या b की पावर a बाई b, तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे। a की वैल्यू रखते हैं b की पावर a बाई बी इंटू यहाँ पे बेटा a बाई बी की पावर a बाई बी है, तो इसको मैं ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकती हूँ कि a की भी ये पावर है अपॉन b की भी ये पावर है। ठीक बात है। अपॉन में a की पावर a बाई बी। अब देखो बेटा ये इससे कैंसिल हो गया, मेरे पास यहाँ पर 1 आ गया और a की पावर a बाई बी, a की पावर a बाई बी से आपस में कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल मेरे पास आ जाता है 1, मेरे पास आ जाता है 1। ऑप्शन ए है करेक्ट। बेटा इसको आप और भी किसी तरीके से कर सकते थे। आप यहाँ पे b की पावर a बाई बी को a से रिप्लेस कर दो तो a से a कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तब भी 1 ही आएगा। ठीक बात है। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए कि a की पावर b अगर इसके बराबर है तो a बराबर होगा, ये पावर इधर जाके 1 बाय b हो जाएगी। ठीक। तो बेटा इस तरीके से इस सवाल को करना था। आगे बढ़ते हैं। बेटा टाइम स्पीड डिस्टेंस का बहुत बढ़िया सवाल है। हमें दिया है कि x और y दो व्यक्ति हैं जो पॉइंट P से Q की ओर बढ़ते हैं। किस तरह से बढ़ते हैं, x चलता है 7 बजे 4.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और y चलना शुरू करता है 7:10 पे 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। y को पता है कि मैं तेज तेज चल लूंगा, मेरी स्पीड ज्यादा है, तो वो 10 मिनट बाद निकलता है। किसके 10 मिनट बाद, x के 10 मिनट बाद। तो बताओ कि x और y
x और y p से कितनी दूरी पर, कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। बेटा मैं मान लेती हूं कि पॉइंट m है जहां पर x और y मिलेंगे। तो हमें कुल मिलाकर ये बताना है कि पॉइंट P से पॉइंट M तक का डिस्टेंस कितना है। मैंने मान लिया कि x y से मिलेगा पॉइंट M पर, ठीक। तो कितनी दूरी हो गई P से, ये बताना है। कैसे करेंगे बेटा, टाइम स्पीड डिस्टेंस का पूरा चैप्टर एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड है, बस हमें फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से आप ये भी डिराइव कर सकते हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या आप कह लो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी से बाकी फॉर्मूलाज निकलेंगे। तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम के बराबर है। बेटा इस सवाल में या हर सवाल में तकरीबन यही कॉन्सेप्ट रहता है कि आप ये देखो कि कैसे इक्वेशन बनेगी। यहां पर क्या चीज है जो सेम है, यहां पर ये सेम है कि x और y पॉइंट M तक पहुंचने के लिए सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक बात, x भी यहां तक आएगा, y भी यहां तक आएगा, तभी ये मिलेंगे इस पॉइंट पे। तो बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय x इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय y, और डिस्टेंस होता है स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट। हमें दोनों की स्पीड दी है, टाइम भले ही हमें नहीं दिया लेकिन टाइम में रिलेशन दिया है। रिलेशन ये कि अगर मैं कहती हूं कि y को t आवर्स लगते हैं पॉइंट M पे पहुंचने पे, तो x को t प्लस 10 बाय 60 आवर्स लगेंगे। बेटा 10 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे कैसे, आप मेरी बात समझो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय x क्या होगा, जो x की स्पीड है 4.8, ठीक, इनटू टाइम जो लगेगा x को, टाइम कितना लगेगा, मैं मानती हूं कि y को t आवर्स लगते हैं m पे पहुंचने पे, और वो चलता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो y ने 6t डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो बेटा x ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। और कितना टाइम चला, t प्लस 10 बाय 60 आवर्स। बेटा यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 10 मिनट्स का है, लेकिन हम उसे आवर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो यूनिट्स को सेम रखना है। तो आप समझो अगर 60 मिनट्स बराबर है 1 आवर के, तो 10 मिनट्स किसके बराबर होंगे, यूनिटरी मेथड 1 बाय 60 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 1 बाय 6 आवर, 1 बाय 6 आवर, 0 से 0 कैंसिल। तो बेटा अगर y को t आवर लगते हैं m पॉइंट तक पहुंचने में, तो x को कितने लगेंगे, x को लगेंगे t प्लस 1 बाय 6 आवर। ठीक बात है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय x क्या होगा, x की स्पीड इंटू टाइम टेकन बाय x। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय y क्या होगा, y की स्पीड इंटू टाइम टेकन बाय y, और डिस्टेंस दोनों बराबर हैं। इसको आप सॉल्व करके बड़ी आसानी से t की वैल्यू निकाल लोगे। जैसे ही t की वैल्यू आती है, इसमें या इसमें किसी एक में t की वैल्यू डाल के आप डिस्टेंस निकाल लो, चाहे x का निकाल लो चाहे y का निकाल लो, दोनों बराबर हैं, वही डिस्टेंस हमारा आंसर होगा। ठीक बात। तो बेटा इसको 4.8 को मैं t से मल्टीप्लाई करती हूं तो 4.8t आता है, प्लस 4.8 यहां मल्टीप्लाई होगा तो 48 बाय 60 कर दिया मैंने, डेसिमल हटा के नीचे 0 लगा दिया, बराबर है 6t के। ठीक बात है बेटा, 4.8t इधर माइनस में जाएगा तो क्या आएगा, 1.2t, जो कि बराबर है 48 बाय 60 के। 48 बाय 60 को मैं 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 4 बाय 5 लिख दूंगी। यहाँ पे 1.2 को मैं 12 बाय 10 लिख दूंगी, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। बेटा 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि t क्या आ गया, t आ गया 2 बाय 3, t आ गया 2 बाय 3। ठीक बात बेटा, t 2 बाय 3 आवर्स आ गया। तो अगर मैं 6 इंटू 2 बाय 3 कर दूं तो मेरे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय y आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। तो 6 इंटू 2 बाय 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि 4 किलोमीटर की दूरी पर, पॉइंट P से 4 किलोमीटर की दूरी पर x y से मिलेगा। ठीक बात। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन सी, 4 किलोमीटर। बेटा अब नंबर सिस्टम का
एलसीएम का सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। हमें दिया है कि एक कमरे में 4 बल्ब्स हैं, ए बी सी और डी, और बल्ब ए जो है वो 2 मिनट तक जलता है, फिर 1 मिनट के लिए बंद हो जाता है, और यही प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। इसी पैटर्न में बल्ब ए जलता बुझता रहता है। 2 मिनट जलता है, 1 मिनट बंद, 2 मिनट जलता है, 1 मिनट बंद। ठीक बात। ऐसे ही बल्ब बी जो है वो 3 मिनट जलता है, फिर 1 मिनट बंद होता है। यही पैटर्न चलता रहता है। बल्ब सी का क्या पैटर्न है? 4 मिनट जलता है, 1 मिनट बंद होता है। बल्ब डी 5 मिनट जलता है, फिर 1 मिनट बंद होता है। तो हमें बताना है कि अगर एक पर्सन रूम में एंटर करता है और 1 घंटा पूरा होते ही रूम से निकल जाता है, तो वो इस 1 घंटे में कितनी बार, मैक्सिमम कितनी बार फेस करेगा कंप्लीट डार्कनेस, यानी कि कमरे में कितनी बार 1 घंटे में कंप्लीट डार्कनेस होगी, पूरा अंधेरा होगा। बेटा कहने का मतलब ये है कि कितनी बार ऐसा होगा कि चारों बल्ब एक साथ बंद हैं, तभी तो अंधेरा होगा। अगर 3 बंद है, 1 जल रहा है, तो भी रोशनी होगी। ठीक बात। तो कुल मिलाकर हमें यह बताना है कि चारों बल्ब एक साथ कब बंद होंगे। तो बेटा ये है एलसीएम का सवाल। ठीक। कैसे? अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिर्फ 2 बल्ब लेकर समझाऊं, ए और बी, तो ये कह रहा है कि बल्ब ए जो है वो पहले मिनट और दूसरे मिनट जलता है, तीसरे मिनट वो बंद हो जाता है। ठीक बात। 2 मिनट जलता है, 1 मिनट के लिए बुझ जाता है, फिर चौथे और पांचवें मिनट चलेगा और छठे मिनट पे बुझ जाएगा। ऐसे ही 7वें और 8वें मिनट पे जलेगा और 9वें मिनट पे बुझ जाएगा। फिर बेटा 10वें और 11वें मिनट पे चलेगा, 12वें मिनट पे बुझ जाएगा, 13 14 पे जलेगा, 15 पे बुझ जाएगा। यही तो पैटर्न चलेगा। ठीक बात है। बल्ब ए का ये पैटर्न होगा। बल्ब बी जो है वो 3 मिनट जलता है, चौथे मिनट में बुझ जाता है। तो बेटा पहले, दूसरे, तीसरे में बल्ब बी जलेगा, चौथे में बुझ जाएगा, 5वें, 6ठे, 7वें में जलेगा, 8वें में बुझ जाएगा, 9वें, 10वें, 11वें में चलेगा, 12वें में बंद रहेगा। तो बेटा कुल मिलाकर ए और बी दोनों एक साथ बंद कब रहे? 12वें मिनट पे। ये भी 12वें मिनट पे, ये भी 12वें मिनट पे। कैसे 12 आया? बेटा यहां पर आप देखो, तीसरे मिनट पे, छठे मिनट पे, 9वें मिनट पे, 12वें मिनट पे, 15वें मिनट पे, यानी कि 3 के जो मल्टीपल्स हैं उतने उतने मिनट पे बल्ब ए बंद रहेगा। ठीक बात। बल्ब ए 2 मिनट जलता है, तीसरे मिनट बुझता है। तो बेटा तीसरे मिनट, छठे मिनट, 9वें मिनट, यानी कि 3 के जो मल्टीपल्स हैं वहां पर बल्ब ए बुझेगा। ठीक बात। इसी तरह से बल्ब बी जो है वो 3 मिनट के लिए जलता है, चौथे मिनट पे बुझता है। तो बेटा चौथे मिनट पे, फिर 8वें मिनट पे, फिर 12वें मिनट पे, फिर 16वें मिनट पे, यानी कि जो 4 के मल्टीपल्स हैं उस मिनट पे बुझेगा। तो अगर हमें बताना है कि ए और बी दोनों साथ में कब बुझेंगे, साथ में कब बंद होंगे, तो हमें ऐसा नंबर देखना है जो जो 3 और 4 दोनों के टेबल में आए। ठीक बात। यानी कि जो 3 और 4 दोनों का मल्टीपल हो, और 3 और 4 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 12। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम ऑफ 3 and 4 is 12। तो बेटा 12 पे दोनों बल्ब एक साथ बुझेंगे। फिर 12 का नेक्स्ट मल्टीपल है 24। तो 24 ऐसा नंबर है जो 12 के बाद दोबारा दोनों में कॉमन होगा। ठीक बात। तो बेटा मैंने 2 बल्ब का एग्जाम्पल लेकर आपको यह समझा दिया कि हमें एलसीएम क्यों लेना है, और एलसीएम किसका लेना है? उस मिनट का लेना है जिस मिनट पे बल्ब बंद है। ठीक बात। तो बेटा आप यहां पर देखो कि बल्ब ए जो है 2 मिनट जलता है, तीसरे मिनट बंद होता है। तो हर तीसरे मिनट पे बल्ब ए बंद होता है। बल्ब बी जो है वो 3 मिनट जलता है, चौथे मिनट पे बंद होता है। बल्ब सी 4 मिनट जलता है, 5वें मिनट पे बंद होता है। और बल्ब डी 5 मिनट जलता है और फिर छठे मिनट पे बुझता है, बंद होता है। तो हमें एलसीएम चाहिए 3 4 5 6 का। जो इसका एलसीएम होगा उतनवे मिनट पे चारों बल्ब एक साथ बंद होंगे। ठीक बात। तो इसका एलसीएम क्या होगा? बेटा 3 तो 6 का मल्टीपल है, तो 3 कवर हो गया। अब मैं 4 और 6 का एलसीएम देखूं तो होता है 12। ठीक बात।
4 और 6 का एलसीएम 12 और 5 और 12 का एलसीएम 60। कुल मिलाकर 60th मिनट पे चारों बल्ब एक साथ बुझेंगे। तो बेटा अगर पर्सन एक कमरे में 1 घंटे के लिए रुका है तो आखिरी जो मिनट होगा 60th मिनट जो होगा तब उसे पूरा कमरे में अंधेरा मिलेगा। तो कितनी बार अंधेरा मिलेगा 1 घंटे में? सिर्फ एक बार, और वो एक बार होगा आखिरी मिनट जो वो कमरे में है। ठीक बात। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1। हाउ मेनी टाइम्स ही फेस कंप्लीट डार्कनेस इन द रूम? तो बेटा 1 टाइम। ठीक, 1 टाइम। तो बहुत ही आसान सवाल था। बस बेटा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए इस एग्जाम्पल से बताया है कि क्यों हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे गलती करने का ये चांस है कि बच्चे 2, 3, 4 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन बेटा हमें इसका एलसीएम नहीं लेना। हमें ये देखना है कौन सा मिनट पर बल्ब बुझ रहा है। बल्ब ए 2 मिनट ग्लो करके तीसरे मिनट पे बुझ रहा है, तो तीसरे पे, फिर छठे पे, फिर 9वें पे। ठीक बात। इसी तरह से बल्ब बी 3 मिनट्स चलता है, 4th मिनट पे बुझता है। तो बेटा एलसीएम हमें 3, 4, 5 और 6 का लेना है। ये बात हमें समझ आनी चाहिए। फिर इस सवाल में कुछ भी नहीं रखा। तो आगे बढ़ते हैं। बेटा कैलेंडर रेपिटेशन का सवाल है। यूपीएससी ने ये सवाल 2 बार लगातार पूछा, पहले सीसेट 2024 में, फिर सीएपीएफ 2025 में। हमसे पूछा कि बताओ इनमें से कौन से वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2025 के एकदम समान होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव आइडेंटिकल कैलेंडर विद द ईयर 2025? बेटा कैलेंडर आइडेंटिकल तब होते हैं जब दोनों सालों की 1 जनवरी सेम डे पर आए। आइडेंटिकल कैलेंडर का क्या मतलब है कि जिस तारीख पे जो दिन पड़ रहा है वो दोनों में सेम है। तो उसके लिए 2 कंडीशंस हैं। एक तो आप देखो कि 2025 की 1 जनवरी जिस दिन पर है, दोबारा कौन से वर्ष में ऐसा होगा कि 1 जनवरी उसी दिन पर आए। ठीक। दूसरी बात हमें यह देखनी है कि दोनों वर्ष एक ही प्रकार के हों, दोनों ईयर सेम टाइप के हों, या तो दोनों ऑर्डिनरी ईयर्स हो या लीप ईयर्स हो। ठीक बात। बेटा ऑर्डिनरी ईयर जो होते हैं उसमें होते हैं कितने डेज? 365 डेज, और लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। तो अगर आप सिर्फ 1 जनवरी देख लेते हो कि सेम दिन पर पड़े और आप ईयर का टाइप नहीं देखते तो आप गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि बेटा लीप ईयर में 28 फरवरी के बाद आ जाएगा 29 फरवरी। ठीक। और ऑर्डिनरी ईयर में 28 फरवरी के बाद आएगा 1 मार्च। तो 28 फरवरी तक तो दोनों वर्ष का कैलेंडर सेम रहेगा, लेकिन उसके बाद फर्क आ जाएगा। तो हमें दोनों कंडीशंस देखनी है कि 1 जनवरी दोनों सालों की सेम दिन पर हो और दूसरा दोनों साल सेम टाइप के हो, ये भी देखना है। तो बेटा कैसे करेंगे? यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता है कैलेंडर के चैप्टर में, वो है नंबर ऑफ ऑड डेज, या मैं कहूं एक्स्ट्रा डेज। अब ये एक्स्ट्रा क्या है? बेटा एक्स्ट्रा यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ डेज हैं उसको 7 से डिवाइड करो, जितना रिमाइंडर आता है वो एक्स्ट्रा है। उसके हिसाब से हम बताएंगे कि कौन सा दिन पड़ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको इस कैलेंडर से समझाऊं तो आप एक बात देखो कि 1 तारीख को क्या है? वेंसडे है। उसके बाद वेंसडे कब है? 8वीं तारीख को, फिर 15 को, फिर 22 को। कहने का मतलब ये है कि दोबारा ये दिन कब रिपीट हो रहा है? 8th डे पे, यानी कि 7 से डिवाइड करती हूं तो रिमाइंडर आता है 1। ठीक। 7 पे वीक कंप्लीट हो गया, 8th डे पे फिर से वही दिन आ गया जो पहला दिन है, 9th डे पे वो दिन आ गया जो पहले से अगला दिन है, 10th डे पे वो दिन आ गया जो इससे अगला दिन है, 11th पे जो इससे अगला है, 12th पे जो इससे अगला है, 13th पे जो इससे अगला है, और 14th पे आखिरी दिन आ गया हफ्ते का। ठीक बात। तो बेटा आप देखोगे कि 7 के जो मल्टीपल्स हैं 7, 14, 21, 28, इन सब पे सेम डे है ट्यूसडे जो हफ्ते का आखिरी दिन है, और उससे एक ज्यादा पर फिर से वही दिन आएगा जो पहला दिन है।
ठीक बात है। तो इससे हम एक्स्ट्रा डेज निकाल लेते हैं और समझ लेते हैं कि अगर एक्स्ट्रा डे 1 आता है, अगर एक्स्ट्रा डे 1 आता है जैसे कि यहां पर, तो बेटा सेम स्टार्टिंग डे होगा। एक्स्ट्रा डेज 2 आते हैं तो स्टार्टिंग डे से नेक्स्ट डे होगा। ठीक बात। इसको मैं अगर आपको एग्जाम्पल लेकर समझाऊं, मैं आपसे कहती हूं कि पहला दिन जो है वो वेडनेसडे है, पहला दिन वेडनेसडे है, तो बताओ 23rd डे को क्या दिन होगा, 23rd को क्या दिन होगा। तो आप कैसे करोगे, आपको दिया है कि पहले दिन तो वेडनेसडे है, और कहां का पूछ लिया, 23rd का पूछ लिया कि उस महीने की 23rd को क्या डे होगा, जिस महीने की पहली तारीख को वेडनेसडे है। तो बेटा आपने देखा 1 से 23 तक कितने दिन हो गए, टोटल 23 दिन हो गए। 23 को आपने 7 से भाग दिया, 7 या 21, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, यानी कि 2 एक्स्ट्रा डेज बचे। 7 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है, 7 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, तो वही दिन आएगा जो कि स्टार्ट डे है, यानी कि वेडनेसडे। लेकिन ये तो 2 ज्यादा है, तो वेडनेसडे का नेक्स्ट थर्सडे, तो बेटा थर्सडे होगा। आप देखो 23 को थर्सडे है। ठीक, इस तरीके से हमें निकालना है कि क्या दिन होगा। अब आप देखो कि कैलेंडर रिपीट कब होगा, जब 1 जनवरी को वही दिन होगा जो 2025 की 1 जैन को है। तो कैसे करेंगे, हम नंबर ऑफ ऑड डेज देखेंगे। बेटा 2025 ईयर 2025 जो है वो ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर में होता है 1 ऑड डे। अब ये कैसे पता चला, बेटा ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होते हैं, आप 365 को 7 से भाग करो, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, रिमाइंडर आया 1, तो कितने ऑड डे हो गए, 1 ऑड डे, या मैं कहूं 1 एक्स्ट्रा डे। तो बेटा ये जो 1 एक्स्ट्रा डे है, उस दिन क्या दिन होगा, वही जो 1 जनवरी को है 2025 की। ठीक बात। तो यहां पे हमें जब 7 ऑड डेज मिल जाएंगे, तो उससे नेक्स्ट जो ईयर स्टार्ट होगा उसकी 1 जनवरी को सेम वही दिन होगा जो 2025 की 1 जनवरी को है। ठीक बात। तो 2025 में एक ऑड डे, 2026 भी ऑर्डिनरी ईयर है, तो इस पे भी एक ऑड डे होगा। 2027 1 ऑड डे, 2028 बेटा 2028 है लीप ईयर। लीप ईयर वो ईयर्स होते हैं जो 4 से डिविजिबल होते हैं, 2028 4 से डिविजिबल है, लीप ईयर है, लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। बेटा लीप ईयर जो है वो 366 दिनों का होता है, तो 366 को आप 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो 2 ऑड डेज हो गए। 2029 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर 1 ऑड डे, 2030 1 ऑड डे, कितने ऑड डेज टोटल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑड डेज हो गए। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, यानी कि यहाँ पे सप्ताह पूरे हो गए। इसके बाद 2031 की पहली तारीख, 2031 की पहली तारीख जो होगी 1 जैन, उसको अगर मैं गिन लूं तो ये 1 ऑड डे हो गया, क्योंकि बेटा यहां तक तो 7 ऑड डेज आए जो कि 7 से डिवाइड होने पर 0 रिमाइंडर दे रहे हैं। तो 1 ऑड डे आया कब, 1 जैन 2031 को। उस तारीख को मैं गिनूं तो एक ऑड डे हो गया। एक ऑड डे का मतलब है सेम वही डे जो 2025 की 1 जनवरी को है। तो कहने का मतलब यह है कि 2025 का कैलेंडर रिपीट होगा 2031 में, क्योंकि दोनों की 1 जनवरी सेम दिन पड़ेगी और दोनों ही सेम टाइप के ईयर हैं। 2025 भी ऑर्डिनरी ईयर है, 2031 भी ऑर्डिनरी ईयर है। इसका आंसर होगा 2031। बेटा मेरे लिए बहुत आसान था, इसको इस तरीके से समझा देना कि बेटा आप ऐसे ऑड डेज लिखते जाओ, ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे, लीप ईयर में 2 ऑड डेज, जहां पे 7 पूरा हो उससे अगला साल बता दो। लेकिन बेटा ऐसे नहीं चलता, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि हर सवाल से पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, तो वो मैं पूरा करूंगी। बस बदले में ये चाहिए कि आप ध्यान से समझो और सीसैट को क्वालिफाई करके आओ। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि इस टेबल से, कि अभी तो आपने ऑर्डिनरी ईयर का केस देखा, लीप ईयर में कैलेंडर रिपीटिशन कब होता है। बेटा ये टेबल अगर आपने देख लिया तो कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। इस टेबल से आप हर सवाल का जवाब दे सकते हो कैलेंडर रिपीटिशन का। यहाँ पे आप देखो कि अगर लीप ईयर है
तो लीप ईयर रिपीट होता है 28 सालों के बाद। अब बेटा ये करके दिखाना तो बहुत समय लेगा, आप करके देख लेना। लीप ईयर 28 सालों के बाद रिपीट होता है। अगर 2000 ईयर है वो रिपीट होगा 2028 में। ठीक, एग्जाम्पल भी दे दिया है, इससे समझ लीजिएगा। लीप ईयर, इफ अ सेंचुरी नॉन लीप ईयर कम्स इन बिटवीन। अब ये क्या है बेटा, लीप ईयर वो साल होते हैं जो 4 से विभाज्य होते हैं, ये आपको बताया था। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होती है, वो होती है सेंचुरी ईयर्स की। सेंचुरी ईयर्स वो ईयर्स होते हैं जिनकी लास्ट 2 डिजिट 0 है, यानी कि मैं कहूं जो 100 के मल्टीपल्स हैं, जैसे कि 1900, 2000, 2100, 2200, ये सारे सेंचुरी ईयर्स हैं। बेटा सेंचुरी ईयर्स में वो ईयर्स लीप ईयर्स होते हैं जो 400 से डिविजिबल होते हैं। सेंचुरी ईयर्स के केस में हम 4 से डिविजिबिलिटी ना देखकर 400 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। ऐसे तो 1900 जो है वो 4 से कटता है, लेकिन वो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि बेटा ये सेंचुरी ईयर है, इसकी डिविजिबिलिटी 4 से नहीं 400 से चेक करनी है। 2400 से कटता है, लीप ईयर है। 2100 400 से नहीं कटता, लीप ईयर नहीं है। 2200 भी 400 से नहीं कटता, तो लीप ईयर नहीं है। सेंचुरी ईयर्स में लीप ईयर्स कौन से हैं बेटा, 2000, फिर 2400, फिर 2800, फिर 3200, इस तरीके से। तो अगर लीप ईयर के बीच में कोई सेंचुरी नॉन लीप ईयर आ जाता है, जैसे 1900, 2100 की सेंचुरी ईयर है और नॉन लीप ईयर है, तो उस केस में रेपिटेशन या तो 12 साल के बाद होता है या 40 साल के बाद। बेटा वैसे ऐसा सवाल सी सेट में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप 12 साल का करके देख लो। अगर 12वें साल पे आपको लग रहा है कि रेपिटेशन नहीं हो रहा, नंबर ऑफ ऑड डेज जो हैं वो 7 का मल्टीपल नहीं आ रहे, यानी कि हमें वो दिन नहीं मिल रहा 1 जनवरी को जो हमें चाहिए, तो बेटा फिर 12 के बाद 40 ही आंसर होगा, फिर आपको 40 तक करके देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब लीप ईयर प्लस 1, लीप ईयर से अगला साल है तो बेटा वो 6 साल के बाद रिपीट होता है। जैसे अभी जो हमने सवाल किया उसमें ये वाला केस था 2025, जो कि लीप ईयर से एक बाद में आता है। 2024 लीप ईयर है, 2024 से नेक्स्ट आता है 2025। तो बेटा ये जो है ये 6 साल के बाद ही रिपीट होगा, ये निश्चित है। अगर आप नहीं भी करके देखते तो ये कंफर्म है, हर केस में लीप ईयर प्लस 1 जो है वो 6 ईयर्स के बाद रिपीट होता है। अगर मैं बात करती हूँ 2001 के कैलेंडर की, तो वो 2007 में रिपीट होगा। लीप ईयर प्लस 2, यानी कि अगर आपसे 2026 पूछ लेता, या लीप ईयर प्लस 3 2027 पूछ लेता, तो बेटा ये दोनों 11 साल के बाद रिपीट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बता दिया। ठीक, 2001 जो है वो लीप ईयर से एक आगे है, 2000 लीप ईयर है, यहाँ पे आपको बताया 2000 लीप ईयर है, तो 2001 जो है वो लीप ईयर प्लस 1 है, वो रिपीट होगा 6 साल के बाद। लीप ईयर प्लस 2 और लीप ईयर प्लस 3 रिपीट होगा 11 साल के बाद। ये टेबल एक बार एग्जाम में जाने से पहले देख लेना, और फिर कैलेंडर रेपिटेशन का सवाल आएगा तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। तो बेटा आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, फिर मिलेंगे कल अगली क्लास में।